Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, The Age of Revolutions। बेटा इस चैप्टर में हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई ये वर्ड जो रेवोल्यूशन है इसका मीनिंग क्या होता है। तो हिंदी में इसे हम क्रांति कहते हैं, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अ कंप्लीट चेंज। जब आपकी सोसाइटी इस तरीके से चेंज हो रही है कि सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सोशल चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है, कल्चरल चेंजेस आ रहे होंगे, इवन पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे होंगे। जब हमारी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज करके रख दे उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिवोल्यूशन। बेटा देखो, रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर भी बहुत प्रॉपर दिया है, आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं लगाना। रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज इन सोसाइटी। वो ड्रास्टिक चेंजेस सोसाइटी में जिनका इम्पैक्ट सोशल लाइफ पर भी हो, कल्चरल लाइफ पर भी हो, कल्चर पर भी हो और पॉलिटी पर भी हो। ठीक है, एक व्यक्ति जो एक एरिया में रह रहा है और सडनली देखता है कि यार कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट चेंज। अब मैं रेवोल्यूशन की बात करूं तो 1775 से 1848 तक हम देखते हैं ये वो पीरियड होता है जब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सिर्फ अमेरिका और फ्रांस में नहीं बेटा, अगर आप यूरोप की हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन की बात चालू हो जाती है, इटालियन यूनिफिकेशन की बात चालू हो जाती है ना। तो जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है ये वो पीरियड है जो 1775 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहा है, 1848 तक चल रहा है। इस पीरियड में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं और जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं वो हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कह रही है ये लाइन कि इस पीरियड में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनमें से वो था अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका में कॉलोनियल रूल का एंड हो जाता है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। वहीं पर जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मॉर्निकी ख़त्म होती है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। तो ऑल इन ऑल पहले तो हमने रेवोल्यूशन का मीनिंग देखा इस पैराग्राफ में कि रेवोल्यूशन ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कहाँ पर, सोसाइटी में। सोसाइटी जब एकदम से बदल रही है तो इसको हम रेवोल्यूशन बोल सकते हैं और जो चेंजेस आएंगे उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर स्पेयर पे होगा, भले वो सोशल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो। हमने एक पीरियड देखा 1775 से 1848 तक, ये वो पीरियड था जब रेवोल्यूशन चले या मेन रेवोल्यूशन इसी पीरियड में हुए। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, इनमें से दो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अमेरिकन और फ्रेंच, जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन में होता क्या है बेटा, अमेरिका से कॉलोनियल रूल ख़त्म हो जाता है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस से मॉर्निकी को ओवरथ्रू कर दिया जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन को। अमेरिकन रेवोल्यूशन को ही हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये पहला ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट था मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर से ध्यान से सुनो, अमेरिकन रेवोल्यूशन को ही हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, कहाँ पर बेटा, नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम में। और इन लोगों ने मना कर दिया था, ये जो 13 कॉलोनीज़ थी इन्होंने मना कर दिया था कि ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट से जो भी रूल बनेंगे हम उन्हें नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 13 कॉलोनीज़ थी नॉर्थ अमेरिका में और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो जो रूल बनाएगी हम उसे नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो लोग थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट की और फाइनली इंडिपेंडेंस ले ली, आज़ादी उन्हें मिली। अब हम देखते हैं कि भाई अमेरिका गुलाम बना तो बना कैसे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज़ इन अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था बेटा कब, 1492 में।
जैसे पोर्तुगीज़ हमारे फर्स्ट एक्सप्लोरर वास्को डी गामा थे, वो इंडिया आ गए थे 1498 में, है ना। और पहला जो एरिया कॉलोनाइज्ड हुआ हमारे इंडिया का, वो ब्रिटिश ने नहीं किया था बेटा, वो पोर्तुगीज़ ने किया था, है ना। तो वास्को डी गामा कब आए थे इंडिया? 1498 में। ऐसे ही कोलंबस पहुँचे कहाँ? अमेरिका। कब? 1492 CE में। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब दौड़ में लग गए कि अब हम सबको कॉलोनीज़ बनानी है अमेरिका में। बेटा ऐसा क्यों था? क्योंकि अमेरिका रिसोर्स रिच था, इतने रिसोर्सेज थे और मैक्सिमम रिसोर्सेज तो अनएक्सप्लॉइट थे, बहुत सारे लोगों ने तो उन पर ध्यान भी नहीं दिया था। तो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब पहुँचे अमेरिका कॉलोनी बनाने। फिर 17वीं सेंचुरी ऑनवर्ड क्या हुआ? लोग वहाँ जाकर रहने लग गए, सेटल होने लग गए। और मोस्टली ये जो लोग थे ये एक कंट्री से नहीं थे, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते थे। अभी देखो 3 का नाम तो हमने ले लिया, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड। इसके अलावा भी 1-2-3 कंट्रीज थी जिनके नेटिव्स जा कर के कहाँ रहने लग गए? अमेरिका में रहने लग गए, सेटल हो गए वहीं पर। और ये वहाँ पहुँचे क्यों थे? मतलब अब कोई अच्छी भले अपने कंट्री इंग्लैंड, फ्रांस छोड़ के क्यों जाएगा अमेरिका? तो बेटा इन लोगों को कुछ चीज़ों से बचना था जो यूरोप में बहुत मैसिव लेवल पे हो रही थी, जैसे रेसिज्म, पावर्टी, रिलीजियस परसिक्यूशन। हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है या मुस्लिम क्रिश्चियन में लड़ाई है। बेटा क्रिश्चियन भी लड़ते थे। क्रिश्चियनिटी की भी 2 ब्रांचेस थी, एक का नाम है प्रोटेस्टेंट और दूसरी का नाम है कैथोलिक ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड प्रोटेस्टेंट। तो ये जो 2 सेक्ट बने थे क्रिश्चियनिटी में, ये आपस में लड़ते रहते थे, तो रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत होता था। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से इस परसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए लोग वहाँ से भागे। फिर क्रिमिनल चार्जेस भी एक वजह थी, है ना। तो रेसिज्म को अवॉइड करने के लिए, पावर्टी को अवॉइड करने के लिए, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण और क्रिमिनल चार्जेस के कारण बहुत सारे लोग पहुँचे कहाँ? अमेरिका। अगर किसी को रिलीजियस परसिक्यूशन का मीनिंग समझ में नहीं आया हो, तो धर्म के नाम पर जब हम लोग लड़ने लगते हैं ना, तो किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका पीड़न करते हैं, तो उसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं। पावर्टी आपको पता होगा, रेसिज्म आपको पता होगा, क्रिमिनल चार्जेस आपको पता होंगे ही होंगे। और बेटा इन सब से बच के भागे लोग और इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली 13 कॉलोनीज़। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे तो इस तरीके का मैप है। ये अमेरिका का नॉर्थ हुआ, ये अमेरिका का साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट में कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश होने लगी है। जो एरिया मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पर कॉलोनीज़ बनने लग गई, ठीक है। और इन कॉलोनीज़ में 1-2 कंट्री के लोग नहीं बेटा, बहुत सारी कंट्रीज़ जो यूरोप की थी वो लोग भाग भाग कर यहाँ पर आए और यहाँ पर रहने लगे। 13 कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश हो गई। जो मेजॉरिटी में सेटलर्स थे वो इंग्लैंड से ही थे, नॉट ओनली फ्रॉम इंग्लैंड। ओनली नहीं है इंग्लैंड, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग इन 13 कॉलोनीज़ में रहते थे। पर मेजॉरिटी में जो सेटलर्स थे, ज़्यादा नंबर में जो लोग थे, वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे बेटा? इंग्लैंड को। ये जो कॉलोनीज़ थी इन्हें कंट्रोल भी फिर कौन करने लगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिशर्स तो शायद पैदा ही हुए हैं पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए, यहाँ वहाँ ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है इनका। तो ये जो कॉलोनीज़ थी इनको अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रही थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हम डिस्कस करेंगे 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ को, सदर्न कॉलोनीज़। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अपने सेटलमेंट को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था बेटा? साउथ में, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था और जो सॉइल थी वो बहुत सूटेबल थी एग्रीकल्चर के लिए। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी कंट्री है तो इस कंट्री का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो शुरुआती दौर में कॉलोनीज़ कहाँ पर बननी चालू हुई बेटा? साउथ में बननी चालू हुई। और क्यों ही साउथ में बनना चालू? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था, जो सॉइल था, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था कृषि के लिए, खेती किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो जो सेटलर्स थे यहाँ पर सेटल हो गए और इनके पास थे बड़े बड़े फार्म्स। ये जो फार्म्स थे इनमें कल्टीवेशन करने का काम कौन करते थे बेटा? स्लेव्स बोले तो गुलाम आप सबको पता होगा ना, जिन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये जो फार्म्स थे यहाँ पर कल्टीवेशन होता था और करने वाले कौन होते थे? स्लेव्स। करवाने वाले सेटलर्स होते थे, है ना।
गुलामों से वो काम करवाते थे। तो धीरे धीरे करके हमने देखा कि जो सेटलर्स थे, जिनके पास बड़े बड़े फार्म आ गए, स्लेव्स काम कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके बहुत प्रॉस्परस होते गए, समृद्ध होते गए। समृद्ध मतलब अब ना तो पैसे की कमी है, ना ही तो किसी प्रोड्यूस की कमी है, ना ही प्रोडक्ट की कमी है, एवरीथिंग वाज देयर विद देम। तो ये सेटलर धीरे धीरे करके बहुत प्रॉस्पर होते गए और मोर कॉलोनीज एस्टेब्लिश होती गई साउथ में। तो बेटा ये जो सेटलर्स थे ना, जो किसी भी रीजन से यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर आके वो बहुत सक्सेसफुल हुए, प्रॉस्परस हो गए। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना। समृद्ध हो गए और कॉलोनीज़ यहाँ पर साउथ की तरफ एस्टेब्लिश होने लगी। ये जो 5 कॉलोनीज़ थी, इनके नाम थे वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। तो साउथ की 5 कॉलोनीज़ के नाम क्या हैं बेटा? वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये रहा हमारा मैप USA अमेरिका, है ना। देखो ये रहा जॉर्जिया, ये साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और ये रहा मैरीलैंड। ये साउथ की तरफ एस्टेब्लिश हुई। 5 कॉलोनीज़ पढ़ी अभी हमने। हाँ, अब बेटा अब हम नदर्न कॉलोनीज़ को पढ़ेंगे। तो जो लोग थे जो नदर्न कॉलोनीज़ में सेटल हुए, उन्हें हम प्यूरिटन्स कहते थे। प्यूरिटन्स कौन थे बेटा? ये इंग्लिश प्रोटेस्टेंट थे। कब के? 16th और 17th सेंचुरीज़ के, जो चाहते थे कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसे प्यूरिफाई किया जाए। फिर से ध्यान से सुनो, नॉर्थ में जो कॉलोनीज़ बनी उन्हें प्यूरिटन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा प्यूरिटन्स? क्योंकि इसमें जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी को मानते थे और उनका मानना ये था कि चर्चेस को, जो इंग्लैंड के चर्च हैं, उन्हें प्यूरिफाई होना चाहिए। तो बेटा वो लोग जो प्यूरिटन्स थे, जो प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी को मानते थे, उनको ऐसा फील होता था कि भगवान ने ये ड्यूटी उन्हें असाइन की है, गॉड ने उन्हें ये ड्यूटी असाइन की है कि वो चर्च को प्यूरिफाई करें। कौन से चर्च को? चर्च ऑफ इंग्लैंड को। और किससे प्रभाव से उसे बचा लें, किसके चंगुल से उसे छुड़ा लें? रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस। बेटा रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस एक टाइम में इतनी करप्ट हो चुकी थी, इतनी करप्ट हो चुकी थी कि सच में प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। जब आप प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को पढ़ोगे, मार्टिन लूथर को पढ़ोगे, जब आप लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने करप्ट थे कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। इन लोगों ने क्या चालू कर दिया था पता है? कि अगर आपसे कोई सिन हो गया, कोई पाप हो गया, आप चर्च में कुछ अमाउंट डोनेट कर दो, वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे जिसको बोलते थे लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस, और इस तरीके से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसे होता है? इस तरीके से तो बेटा जो रिच लोग होंगे वो तो कभी भी अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे, थोड़ा सा दान चर्च को दे करके। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस थी जिससे प्यूरिटन्स अपने चर्च को फ्री कराना चाहते थे। तो प्यूरिटन्स का मानना ये था कि गॉड ने उन्हें ये ड्यूटी असाइन की है कि वो चर्च को रोमन कैथोलिक इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल लें। तो जो नदर्न कॉलोनीज़ थी बेटा, वो इस तरीके से डेवलप हो रही थी कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी। जैसे अभी हमने साउथ में देखा कि साउथ में जो कॉलोनीज़ डेवलप हुई वो प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, वैसे ही जो नॉर्थ में कॉलोनीज़ डेवलप हुई वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी थी। साउथ से रॉ मटेरियल लेके उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग लगा के नॉर्थ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था। बहुत सारे शिपिंग सेंटर्स यहाँ पर बन गए थे। तो नॉर्थ में बेटा स्लेव्स की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, साउथ में ज़्यादा थी क्योंकि बड़े बड़े फार्म लैंड हुआ करते थे, वहाँ पर स्लेव्स काम करते थे। पर नॉर्थ में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो वहाँ पर स्लेव्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अगर हम 4 कॉलोनीज़ की बात करें, कहाँ की? नॉर्थ की, तो वो थे रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर। तो वो 4 कॉलोनीज़ जहाँ पर स्लेव्स की रिक्वायरमेंट ना के बराबर थी या थी ही नहीं, नो रिक्वायरमेंट, वो थी रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, मैं बहुत बार देखती हूँ पर मैं करेक्ट उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाती हूँ। अब आप मिडिल कॉलोनीज़ की बात करेंगे, तो जो लोग थे जो यूरोप से आए थे वो आकर यहाँ पर सेट हुए। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं दिया, ऑल ओवर यूरोप से जो लोग आए थे वो मिडिल कॉलोनीज़ में आकर सेटल्ड हो गए, ठीक है। हाउएवर
ब्रिटेन ने ग्रेजुअली इनके ऊपर भी कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, मिडिल कॉलोनीज़ के ऊपर भी। ये कॉलोनीज़ जो थी वो भी 4 ही थी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर। फिर से ध्यान से सुनो, मिडिल कॉलोनीज़ में पूरे यूरोप से आए हुए लोग रह रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन ने ग्रेजुअली इनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, जबकि ये ब्रिटिश नहीं थे। ये जो लोग यहाँ पर आके रहे थे यूरोप के अलग अलग पार्ट से आए थे, पर फिर भी ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कंट्रोल किया। और जो 4 कॉलोनीज़ थी वो थी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर। ये 4 कॉलोनीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिडिल कॉलोनीज़। तो फिर से ध्यान रखना बच्चा, 5 साउथ में थी, नॉर्थ में भी 4 कॉलोनी थी और मिडिल में भी 4 कॉलोनी थी। तो टोटल कॉलोनीज़ कितनी होगी, 13। अब हम एक्सटेंडेड लर्निंग को भी पढ़ ही लेते हैं, क्यों इसको छोड़े हैं। तो जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते थे बेटा, जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रेड इंडियंस, ठीक है। जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो नेटिव अमेरिकन हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रेड इंडियंस। ये बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत फ्रेंडली हैं, और इनका मेजर ऑक्यूपेशन हुआ करता था एग्रीकल्चर, फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, रेड इंडियंस। ये अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, और इनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, मछली पालन और जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉजेज़ ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी एक कारण था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी इतनी दूर बैठ के, किसका, अमेरिका का। हर कॉलोनी में गवर्नर हुआ करता था और एक लोकल काउंसिल हुआ करता था। जो गवर्नर हुआ करता था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और जो लोकल काउंसिल था उसे जो कॉलोनी होती थी उसके रेसिडेंट इलेक्ट करते थे। देखो अमेरिका में जितनी भी कॉलोनीज़ थी उनका पूरा रूल्स रेगुलेशन संभालने का काम कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। हर कॉलोनी में गवर्नर हुआ करता था, लोकल काउंसिल हुआ करता था। गवर्नर को अपॉइंट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल इलेक्ट होगा। जो लोकल काउंसिल था उससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई थी, पर जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे बेटा वो डायरेक्टली कौन ही कंट्रोल करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, कुछ थोड़ी बहुत छुटपुट पावर लोकल दे दी गई थी लोकल काउंसिल को, पर जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स थे वो सारे कौन डील करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, इस वजह से हम देखते थे कि क्लैशेस हुआ करते थे, कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे लोकल काउंसिल और गवर्नर के बीच में। गवर्नर तो वो करेगा ना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी, और लोकल काउंसिल अपने लोगों के फेवर में होता था, वो डिसीज़न लेने की कोशिश करता था जो अमेरिका के फेवर में है। तो जो गवर्नर है वो हमेशा ट्राई करता था कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, जबकि कि जो लोकल काउंसिल था वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था किसके इंटरेस्ट को, कॉलोनिस्ट के इंटरेस्ट को। जो कॉलोनिस्ट थे वो चाहते थे कि उन्हें खुद लॉ बनाने का अधिकार मिल जाए। मतलब अमेरिकन लोग जो खुद थे, जो यूरोप से आके अब अमेरिका में ही बस गए थे, वो यूरोपियन लोग जो अमेरिका में रह रहे थे वो चाहते थे कि अब लॉ बनाने का राइट उन्हें मिल जाए, वो अपनी नीड्स के हिसाब से ये लॉज बनाए, ठीक है। तो उन लोगों ने अपोज करना चालू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो होता क्या है बेटा, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ में रहने वाले यूरोपियंस होते हैं वो अपोज करने लगते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को, और ये क्लेम करते हैं कि भाई हम खुद अपने लिए कानून बनाएंगे, और जो टैक्स इम्पोज करने का जो राइट है वो भी हमारा अपना होना चाहिए। आप लोगों की बात अब हम नहीं सुनेंगे। भाई आपकी कंट्री ब्रिटेन है, ठीक है, इंग्लैंड है ना, आप उस के लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, उनके लिए लॉ बनाओ, हम खुद कर लेंगे अपना मैनेज, देख लेंगे। समझ में आई बात। तो बेटा जो अंग्रेज़ थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज़ किया और कहा कि हम खुद ही नियम बनाएंगे, खुद ही टैक्स लगाएंगे, आप ज़्यादा परेशान ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज़। किस तरीके से कॉलोनीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था। तो जो कॉलोनीज़ थी उनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और रोक तो लगा ही रखी थी, साथ ही साथ उनको एक्सप्लॉयट भी किया जाता था, उनका शोषण भी किया जाता था।
ये लोग रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, किसके बिना परमिशन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिना परमिशन के। और कुछ चीज़ें थी जिनका मैन्युफैक्चर ये लोग नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट मैन्युफैक्चर पेपर, स्टील, वूलन गारमेंट्स ऑन देयर ओन। मतलब अमेरिका के लोग खुद से खुद के लिए पेपर नहीं बना पा रहे थे, स्टील नहीं बना पा रहे थे, वूलन गारमेंट नहीं बना पा रहे थे। देखो, रूल्स रेगुलेशन भी हम बनाएंगे, तुम्हारा शोषण भी हम करेंगे, तुम किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करोगे, किस चीज़ को नहीं बनाओगे, ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो ये तो क्रुएलिटी थी ब्रिटिशर्स की साइड में, है ना। तो बेचारे अमेरिकन अपने लिए पेपर, स्टील, वूलन गारमेंट्स खुद से नहीं बना पा रहे थे। ये और तो और बेटा इन्हें फोर्स किया जाता था कि भाई ये जो आइटम्स है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही लेने हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन था, ये जो रोक अंग्रेज़ों ने लगाई थी, इसकी वजह से बहुत गुस्सा था कॉलोनिस्ट के मन में, मतलब अमेरिकन्स के मन में। वो अमेरिकन्स जो थे यूरोप के पर रहे, अमेरिका में रहे थे, ठीक है। तो कॉलोनिस्ट के ऊपर मतलब कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। उनका शोषण किया जाता था, उनसे कहा जाता था आप ये बनाओ, ये मत बनाओ, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से मंगवाओ। तो इससे जो कॉलोनिस्ट थे बहुत ही नाराज़ थे, बहुत ही गुस्से में थे। नेक्स्ट पॉइंट है बैन ऑन एक्सपांशन ऑफ कॉलोनीज़। बैन ऑन एक्सपांशन ऑफ कॉलोनीज़ के एक्सपांशन पर भी बैन लगा दिया गया। द कॉलोनीज एक्सपांडेड देमसेल्फ बाय डिफीटिंग अमेरिकन्स इन वेरियस वॉर्स। बहुत सारे वॉर करके नेटिव अमेरिकन्स को हरा कर जो कॉलोनीज़ थी वो अपने आप को एक्सपांड करती जा रही थी, है ना। जो लोकल मतलब जो नेटिव थे, इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे अमेरिका के, उन्हें हरा कर ये कॉलोनीज़ अपने आप को, अपने एरिया को एक्सपांड करती जा रही थी। धीरे धीरे करके इन्हें किसकी तरफ जाना था, वेस्ट की तरफ जाना था। फिर ये अमेरिका का मैप है तो समझो अभी ये यहाँ पर है, तो ये लोग चाह रहे थे कि वेस्ट वर्ड भी जाएं। पर जो किंग जॉर्ज III थे इंग्लैंड के, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया उन्हें इस काम के लिए। अब अमेरिका के में रहने वाले जो यूरोपियन लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वेस्ट वर्ड भी उनकी कॉलोनीज़ का एक्सपांशन हो, पर किंग जॉर्ज III ने मना किया, जो कि इंग्लैंड के थे, कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा वॉर्स हो, है ना, क्योंकि बिना वॉर के आप एक्सपांशन कर ही नहीं सकते, और उनका बिल्कुल मन नहीं था कि कोई वॉर हो। ही हिमसेल्फ वॉज इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट ट्रेड विथ नेटिव अमेरिकन्स, क्योंकि किंग जॉर्ज III को ऐसा पसंद था कि वो सीधे ट्रेड किससे करें, नेटिव अमेरिकन से सीधे ट्रेड कर लें। बहुत सारे रॉ मटेरियल वहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, उसको मंगवाएं और अपने इंग्लैंड में लाकर उस पर प्रोसेसिंग कर उसको महंगा बनाकर इधर उधर बेच दें। आप लोगों को फर्स्ट लाइन पढ़ के थोड़ा सा ऐसे लगा होगा कि वाह किंग जॉर्ज कितने अच्छे थे, अमेरिकन्स का भला चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपांड करें, उनके साथ लड़ाई करें। ऐसा कुछ नहीं था बेटा, सब अपने मतलब का ही सोचते थे। तो किंग जॉर्ज को ऐसा लगता था कि ये हमारे अंग्रेज़ भाई वहाँ जाके रह रहे हैं, वो ज़्यादा शाने बन रहे हैं, हमारे ऊपर रूल्स मत बनाओ, रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। और बेचारे नेटिव इंडियंस कितने अच्छे हैं, वो तो जो मांगो, नेटिव इंडियंस नहीं, सॉरी रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स, वो तो खुशी खुशी हमारे साथ ट्रेड करते हैं बिना किसी टर्म के, बिना किसी कंडीशन के। तो रेड इंडियंस की बात मैंने की, नेटिव अमेरिकन्स की बात मैंने की। तो किंग जॉर्ज III सोचते थे कि उनके साथ सीधे ट्रेड किया जाए। दिस लेड टू एन आउटरेज एमंग द कॉलोनिस्ट, और इस बात से जो कॉलोनिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और बेटा ये जो वर्ड आउटरेज है, इसका मतलब होता है ग्रेट एंगर, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गुस्से में थे कॉलोनिस्ट। ये है किंग जॉर्ज III ऑफ इंग्लैंड। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। बेटा अंग्रेज़ों का काम सिर्फ लड़ने का हुआ करता था हमेशा, कभी इधर लड़े कभी उधर लड़े। अभी जो इतनी वॉर करते थे इसलिए इनको चाहिए होता था पैसा। बेटा सबसे मुश्किल काम यही है कि युद्ध लड़ते टाइम जितना रिसोर्स आपका जाता है ना, उतना किसी टाइम नहीं जाता। तो उस रिसोर्स को कंटिन्यू अवेलेबल रखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे पैसे की। तो अंग्रेज़ों के साथ भी ऐसे ही था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमेशा इन्वॉल्व रहती थी बहुत सारे वॉर्स में। कई बार लोकल वॉर्स होते थे जो कॉलोनिस्ट के साथ लड़े जाते थे, और कई बार वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी लड़ती थी, जैसे फ्रांस के साथ लड़ रही है या कहीं और लड़ रही है। अच्छा, इन सब के लिए चाहिए होता है फंड।
इन सब युद्धों को लड़ने के लिए चाहिए होता पैसा, फंड। तो इस पैसे को रेस करने के लिए वो नए टैक्सेस लगा देती थी हर ओकेशन पे। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी इनके लिए। अच्छा, ये युद्ध में पैसा कम पड़ रहा है, वेरी गुड, टैक्स लगा दो, टैक्स बढ़ा दो, नया टैक्स ला दो। बहुत नॉर्मल था इन लोगों के लिए। 1764 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने शुगर एक्ट पास कर दिया, है ना। इसके थ्रू क्या हुआ, टैक्स लगा शुगर के इंपोर्ट पे। शुगर टैक्स 1764 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगाया। अगर आप शुगर को इंपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन शुगर इंपोर्ट। 1765 में इन्होंने स्टैम्प एक्ट लेके आए, स्टैम्प एक्ट पास हो गया। इससे एक नया ज़रिया खुल गया रेवेन्यू का, किसके लिए, सरकार के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इट मेड बियरिंग ऑफ रेवेन्यूज स्टैम्प कंपलसरी ऑन ऑल लीगल डॉक्यूमेंट। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट बनेंगे उसके ऊपर आपको रेवेन्यू स्टैम्प लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी पैसा आने लगा अंग्रेज़ों के पास। पहले इन्होंने शुगर टैक्स लगाया 1764 में, फिर स्टैम्प एक्ट लगाया 1765 में कि आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाओ उसके ऊपर स्टैम्प लगाना ही पड़ेगा। इस टाइम कॉलोनिस्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम ये टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करें, टैक्स लगाएं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, है ना। टैक्स लो तो रिप्रेजेंटेशन भी दो। अब रिप्रेजेंटेशन है नहीं, टैक्स लिए जा रहे हो। जो लीडर्स थे मैसाचुसेट्स के उन्होंने बोला कि तो बेटा जो लीडर्स हुआ करते थे कहाँ के, मैसाचुसेट्स के, उन्होंने मोबिलाइज़ किया रिप्रेजेंटेटिव्स को, दूसरे लोगों को जो अदर कॉलोनीज़ के थे, कि भाई आपको भी इस लॉ के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज द मैसाचुसेट्स असेंबली। इसे ही क्या कहा गया, मैसाचुसेट्स असेंबली। देखो, जो लीडर थे मैसाचुसेट्स के, उन्होंने दूसरे लोगों को, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मोबिलाइज़ किया कि भाई आप लोगों को भी इस लॉ के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहिए, और इसी को क्या कहा गया, मैसाचुसेट्स असेंबली। और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हम आपको कोई टैक्सेशन नहीं देंगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस स्लोगन था पूरे अमेरिकन रेवोल्यूशन का। सो द मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ द एंटायर अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस मैटर में जो लोग थे अमेरिकन कॉलोनीज़ के, वो बिल्कुल यूनाइटेड दिखे, सब एक साथ खड़े हो गए कि सही सही, बिल्कुल सही, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अल्टीमेटली इन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई आप स्टैम्प एक्ट को वापस लें, हम कोई स्टैम्प टैक्स नहीं देंगे, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से ये लोग एकजुट खड़े हुए और अल्टीमेटली इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि विड्रॉ करो ही करो, हम नहीं देंगे कोई स्टैम्प एक्ट। चलो, ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। तो बेटा ये जो दार्शनिक लोग होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ये लोगों को इस तरीके से समझाते हैं कि लोग समझ जाते हैं और रिवोल्ट करने को रेडी हो जाते हैं। तो ग्रेट थिंकर और जो फिलोसफर्स थे जैसे थॉमस से बेटा पहले मैंने थॉमस पेन बोल दिया, थॉमस पेन भी हैं, थॉमस जेफरसन भी हैं, जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन। इन लोगों ने इंस्पायर किया लोगों को, और इस तरीके से इंस्पायर किया कि लोग फाइट करने को रेडी हो गए किसके अगेंस्ट में, रिप्रेसिव कॉलोनियल रूल। ये जो कॉलोनियल रूल था, जो दमनकारी था, उसके खिलाफ लोग लड़ने को तैयार हो गए। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन लोगों से कहा तुम्हारा पूरा अधिकार है क्रांति करने का, रिवोल्ट करने का, किसके खिलाफ, इस अनजस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जो थॉमस जेफरसन थे उन्होंने स्टेट किया, उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके पास पूरा अधिकार है कि वो रिवोल्ट करें इस अनजस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। थॉमस पेन ने गाइड किया लोगों को अपने पैम्पलेट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू। जॉन लॉक ने प्रोपिगेट किया कि भाई सारे मैन इक्वल हैं और उन सबके पास सेम राइट होने चाहिए।
ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे इन्होंने अमेरिकन्स को प्रिपेयर किया कि भाई तुम उठो और खड़े हो जाओ और लड़ो, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ो। तो बेटा देखो, हर एक फ़िलासफ़र का कोई ना कोई रोल था। जहाँ पर थॉमस जेफरसन कह रहे थे कि भाई आप उठो लड़ो, वहीं पर थॉमस पेन पम्पलेट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू लोगों को गाइड कर रहे थे। लॉक ने कहा कि सारे मैन इक्वल हैं, उन सबके पास सेम राइट होने चाहिए। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे इन्होंने लोगों को प्रेरित किया और लोग लड़ने को तैयार हो गए। तो ये हैं थॉमस जेफरसन, ये हैं थॉमस पेन। अब देखो ना यार, ऐसे लग रहे हैं ट्विन्स ब्रदर ही हैं बिल्कुल, डिफरेंस ही समझ नहीं आता, भगवान ही मालिक है। I will discuss quick revision in separate video. But I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Part 2 का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेवोल्यूशन की बिगिनिंग से।